हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स। देखिए, ये जो टॉपिक है ये हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने के लिए भी काफ़ी आसान है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आखिर तक बने रहिएगा, और जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर बाकी भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैनल पे। आप कॉन्ट्रैक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये सारे वीडियोस। प्लीज़ डू चेक इट आउट। ओके, चलिए आज का ये हमारा जो वीडियो है, जो सेशन है वेजरिंग एग्रीमेंट, इसे शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, इंट्रोडक्शन। The term wager has not been defined in the Indian Contract Act 1872। क्लियर है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वेजर की डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। तो सेक्शन 30 में, एक्ट के सेक्शन 30 में ये कहा गया है कि एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। बेसिकली ये वेजर क्या है, ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या है, ये काफ़ी आसान सा फंडा है। इसमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं है या फिर समझने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। वेजर या वेजरिंग एग्रीमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो होते हैं जो हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसे ही कर देते हैं या हम ऐसे ही बोल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शर्त लगाना। ठीक है, अब समझ लीजिए हम क्लास में हैं, तो हम अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही शर्त लगाते हैं कि आज ये लेक्चर होगा या नहीं। ठीक है, आज कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर होने वाला है या नहीं, या फिर आज कॉन्ट्रैक्ट की मैम आने वाली है नहीं। तो ऐसे चीज़ों पर जो हम शर्त लगाते हैं, अगर वो आई तो तुम मुझे 500 रुपये दोगे, अगर वो नहीं आई तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। तो इस तरह से जो हम शर्त लगाते हैं, बचकानी वाली हरकतें होती हैं बेसिकली ये। तो ऐसी जो चीज़ों पे हम शर्त लगाते हैं, इसका लॉ में कोई ऐसा मोल नहीं है, या ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये बेसिकली वॉइड होते हैं। और ऐसे एग्रीमेंट्स को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो सू करने के लिए किसी भी। ठीक है, हम अक्सर लगाते हैं कि आज बारिश पड़ेगी तो मैं 500 रुपये दूंगा, अगर आज बारिश नहीं पड़ेगी तो तुम मुझे 500 रुपये देगा। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं, अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में, तो यहाँ पे आप उसकी कंप्लेंट लेके कोर्ट में नहीं जा सकते उसे सू करने के लिए। तो ये बेसिकली होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, और ऐसे एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, वॉइड होते हैं। क्लियरली यहाँ पे सेक्शन 30 में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू रेफर टू इंग्लिश लॉ टू फाइंड आउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म वेजर। तो अब डिफाइन तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन डेफिनेशन तो देखनी पड़ेगी ना। तो चलिए वही देखते हैं। इट इज़ बिकॉज अंडर सेक्शन 30 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ मी वेजर मीन्स द सेम थिंग एज वेजरिंग एग्रीमेंट्स अंडर इंग्लिश लॉ। यानी इंग्लिश लॉ के अंदर वेजरिंग एग्रीमेंट्स की कॉन्सेप्ट दी गई है, जिससे हमें वेजर और वेजरिंग एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है इसका पता लग सकता है। देखिए, अंडर इंग्लिश लॉ अ वेजर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। देखिए क्या कहा है, वेजर एक ऐसा एग्रीमेंट है किन दो, मतलब किसके बीच, तो दो पार्टीज के बीच। ठीक है, बाय विच वन प्रोमिसेस टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट। ठीक है, इन कंसिडरेशन ऑफ द अदर पार्टीज प्रॉमिस टू पे इफ द इवेंट डज नॉट हैपन। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि दो पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, और इसमें ये वो बात कर रहे हैं कि अगर एक चीज़ होती है तो उसमें से एक इंसान पैसे देगा। ठीक है, और अगर वो चीज़ नहीं होती है तो वो दूसरा इंसान जो है वो पैसे देगा। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी। ठीक है, इफ़ द इवेंट हैपन्स एंड इफ़ द इवेंट डज नॉट हैपन। यहाँ पे जो मेन बात है जो फोकस करने वाली है वो है अनसर्टन इवेंट, यानी कि ऐसा इवेंट या ऐसी चीज़ जो हमें खुद को भी पता नहीं है कि होगी या नहीं। ठीक है, जब हमें खुद को ही पता नहीं है कि वो चीज़ होगी या नहीं, ऐसे ही चीज़ों पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो शर्त है, ये जो वेजरिंग एग्रीमेंट है, ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें से किसी एक भी इंसान को पता है कि यही चीज़ होने वाली है, वो उस चीज़ को लेकर डैम श्योर है, तो यहाँ पे क्या है, वो एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, इस एग्रीमेंट में कि दोनों पार्टीज़ का इस हैपनिंग, जो भी चीज़ होने वाली है, जो भी इवेंट होने वाला है,
उस चीज़ को लेकर, ये दोनों भी अनजान होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि अब पैसों को लेकर या पैसे जैसी वैल्यूएबल चीज़ को लेकर यहाँ पे कंसिड्रेशन उन्हें पैसों को रखकर यहाँ पे शर्त लगाई जाती है कि ये पर्टिकुलर अनसर्टन इवेंट अगर होगा तो मैं पैसे दूंगा, अगर नहीं होगा तो तुम पैसे देना। तो इस तरह से यहाँ पे शर्त लगाई जाती है, उसे ही कहा जाता है वेजरिंग एग्रीमेंट्स। क्लियर, डेफिनेशन मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 where A and B entered into an agreement that A shall pay B ₹100 if it rains on Monday। देखिए यहाँ पे वही डेफिनेशन है कि A and B क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, A shall pay B ₹100 अगर बारिश होती है तो on Monday, right? And that B shall pay A the same amount if it does not rain। तो इसे कहा जाएगा वेजरिंग एग्रीमेंट। चलिए देखिए, डेफिनेशन बाय सर विलियम एंसन। वेजर इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टन इवेंट। बेसिकली वही है कि अनसर्टन इवेंट है, ठीक है, होगा या नहीं, ठीक है, वो ये पता नहीं है, तो उस चीज़ पर क्या की जा रही है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, नहीं होता है तो तुम दे देना। तो इस तरह से ये है वेजरिंग एग्रीमेंट। चलिए अब आती है, देखिए सेक्शन 30 में की इसकी प्रोविजन, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड, राइट। देखिए, एग्रीमेंट्स बाय द वे ऑफ वेजर आर वॉइड and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager or entrusted to any person to abide by the result of any game or other uncertain event on which any wager is made। देखिए क्लियरली यहाँ पे ये कहा गया है बेसिकली कि एग्रीमेंट जो है वेजर के थ्रू जो भी हम एग्रीमेंट्स करते हैं, ठीक है, जो भी शर्त लगाई जाती है ये वॉइड होती है और कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता, कोई क्लेम आप नहीं कर सकते, इस चीज़ को लेकर आप जाके रिकवरी नहीं कर सकते हो कोर्ट में जाकर कि ऐसे ऐसे हमारे दोनों के बीच में शर्त लगी थी, अब देखिए वो पैसे देने से मना कर रहा है, प्लीज़ आप उससे क्या करिए, मेरे पैसों की रिकवरी करिए। आप नहीं कह सकते ऐसे कोर्ट को। वेजरिंग वाले एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। ठीक है, यही बात है सिर्फ यहाँ पे सेक्शन 30 में। ओके देखिए, एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि दिस सेक्शन शॉल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल अ सब्सक्रिप्शन और कॉन्ट्रीब्यूशन और एग्रीमेंट to subscribe or contribute made or entered into for or toward any plate, prize or sum of money of the value or amount of 500 rupees of up or upwards to be awarded to the winner or winners of any horse race। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि अगर 500 रुपये या 500 रुपये से ज़्यादा वाली शर्त लगी है, फॉर एग्जांपल इन्हीं किसी प्राइज़ मतलब किसी कंपटीशन में है या फिर हॉर्स रेसिंग को लेकर है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्शंस हैं, इसे यहाँ पे एग्रीमेंट माना जाएगा, राइट। देखिए सेक्शन 294A ऑफ द इंडियन पेनल कोड नॉट अफेक्टेड। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू लीगलाइज एनी ट्रांजैक्शन कनेक्टेड विद हॉर्स रेसिंग टू विच द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 294A ऑफ द इंडियन पेनल कोड अप्लाई। यहाँ पे क्लियरली ये बात कही है कि ये जो सेक्शन अभी हमने देखा ना, जो सेक्शन 30 वाला जो भी प्रोविज़न है उसमें ऐसे कहा गया है सेक्शन 294A के अंदर कि उसकी कोई भी जो भी प्रोविज़न है वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेगी सेक्शन 294A ऑफ द इंडियन पेनल कोड को। ये हॉर्स रेसिंग को लीगलाइज नहीं करेगी उन चीज़ों को जहाँ पर इंडियन पेनल कोड का 294A सेक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल फीचर्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। तो यहाँ पे इन फीचर्स को देखकर आपको वेजरिंग एग्रीमेंट बेसिकली क्या है, किस तरह से किन प्रोविजंस को ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, देयर शुड बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ। ठीक है, देखिए इन केस ऑफ वेजर देर मस्ट बी प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टन इवेंट। इफ देर इज नो प्रॉमिस टू गिव मनी देन इट इज़ नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे मनी जो है ये कंसिड्रेशन में लिया जा रहा है, जो मनी है ये मेन है यहाँ पे।
ठीक है, जो भी चीज़ लगाई गई है शर्त में, वो चीज़ में पैसों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि हमने रेन का एग्ज़ाम्पल दिया ना कि मंडे को अगर रेन होती है तो मैं दूंगा पैसे, नहीं होती तो तुम दोगे पैसे। तो यहाँ पे जो है, जो भी आप जिस चीज़ पर भी शर्त लगा रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन उसमें एक्सचेंज में जो है आप एक दूसरे को पैसों की ही बात करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे वही कहा है कि देयर शुड बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज़ वर्थ। देखिए, एक केस लॉ है गेरूलाल वर्सेस महादेव। देखिए, इन गेरूलाल वर्सेस महादेव द कोर्ट सेड दैट वेजर इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन। तो ये जो हम तब से जो प्रोविजन देख रहे हैं, अनसर्टन इवेंट वाली है, अनसर्टन इवेंट के हैपनिंग वाली, ठीक है, विच मे और मे नॉट हैपन, ये जो प्रोविजन है या ये जो बात कही गई है वो गेरूलाल वर्सेस महादेव के केस में कही गई है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड इसेंशियल फीचर है सच प्रॉमिस मस्ट डिपेंड अपॉन ऑन अनसर्टन इवेंट। जैसे मैंने पहले शुरू में भी कहा कि अनसर्टन इवेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इवेंट हो रही है या नहीं हो रही है ये आपको नहीं मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप भी उस चीज़ से अनजान होने ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, wagering agreements always depends upon the happening of uncertain event. Thus both the parties are having a positive view with reference to that event. जो भी इवेंट की बात चल रही है उस इवेंट को लेकर दोनों पार्टीज की अपोजिट व्यूज होने ज़रूरी हैं। A wager generally contemplates a future event but it may also relates to a past event provided the parties are not aware of its result or the time of its happening. देखिए बेसिकली क्या होता है फ्यूचर इवेंट को लेकर कि आगे मतलब मंडे को बारिश होने वाली है या नहीं, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर में होने वाली होती हैं जिसका पता हमें आज प्रेजेंट में नहीं होता, ऐसी चीज़ों को लेकर कभी भी क्या की जाती है, शर्त लगाई जाती है, वेजर किया जाता है। कभी कभी क्या हो सकता है कि पास्ट इवेंट को लेकर भी हो सकता है, शर्त लगाई जा सकती है, लेकिन उस पास्ट इवेंट का रिजल्ट क्या होगा ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं ऐसे वेजरिंग एग्रीमेंट में। बेसिकली क्या है, घुमा फिरा कर बात यही है कि जिस चीज़ पर आप शर्त लगा रहे हो वो चीज़ होने वाली है या नहीं, इस बारे में आप दोनों पार्टीज़ को भी नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, तभी होगा ये वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। देखिए इसमें एक केस लॉ है जेठामल वर्सेस नेवातिया एंड कंपनी। जेठामल, मुझे जेठालाल में पढ़ने वाली थी ये गलती से देखिए जेठामल वर्सेस नेवातिया एंड कंपनी में क्या कहा गया है कि द court said that in case of wagering agreement both the parties hold opposite views regarding the future। देखिए ये बात opposite views को लेकर कहाँ पे कही गई है, इस केस में कही गई है जेठामल वर्सेस नेवातिया। थर्ड देखिए फीचर there should be mutual chance of gain or loss। देखिए ये क्या है, it is essential to the wagering agreement that each party under it may either win or loss। if there is no mutual chance of gain or loss then there is no wager। बेसिकली wagering agreement में ये है कि जो भी दोनों पार्टीज़ हैं उन दोनों को म्यूचुअल चांस होना चाहिए जीतने का या हारने का। अगर वहाँ पे म्यूचुअल चांस नहीं है, अगर उन दोनों में से एक पार्टी अगर जीत नहीं रही है, एक पार्टी हार नहीं रही है, तो उसे आप वेजर नहीं कह सकते हो। दोनों को म्यूचुअल ये चांस होना चाहिए कि वो अगर कोई मतलब अगर वो इवेंट होता है तो उसमें से एक पार्टी क्या हो सकती है, जीत सकती है और एक पार्टी हार सकती है। इन बाबा साहेब वर्सेस राजा राम AIR 1931 देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, द एग्रीमेंट डज नॉट गिव म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस टू बोथ द पार्टीज देन इट इज़ नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। अगर वो म्यूचुअल चांस नहीं देती है दोनों पार्टीज़ को, ठीक है, गेन या लॉस का, तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। हर प्रोविजन के नीचे हर इसेंशियल के नीचे जो है आप क्या करिए, ये जो केस लॉस हैं डेफिनेटली मेंशन करिए, ताकि क्या हो जाए जो भी हम इसेंशियल फीचर लिख रहे हैं उसे एक तरह की वैलिडिटी मिल जाए, उसे एक तरह का रेफरेंस मिल जाए कि ये जो हम इसेंशियल फीचर्स लिख रहे हैं ये कोई ऐसे ही उठाकर नहीं लिख रहे हैं, ये प्रूफ के साथ या ये वैलिडिटी के साथ लिख रहे हैं जो इन केस लॉस में बताई गई है। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या है, नाइदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट। देखिए किसी भी एक भी पार्टी का उस इवेंट पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ वेजर नाइदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल ओवर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट वन वे और द अदर। इफ वन ऑफ द पार्टीज हैज़ द इवेंट इन हिज ओन हैंड्स देन वेजर कैन नॉट बी देयर। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने शुरू में कहा कि अगर उसमें से दोनों में से एक भी पार्टी को अगर ये पता है कि यही इवेंट होने वाली है, उस चीज़ को लेकर अगर वो कन्फर्म्ड है, ठीक है, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए
मतलब इसमें ये कहा गया है कि दोनों पार्टीज़ में से किसी को भी, किसी के हाथ में भी उस इवेंट का होना या ना होना नहीं होना चाहिए। उस चीज़ पर किसी भी ईदर ऑफ द पार्टीज किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए, रिजल्ट डे है आपके स्कूल या ठीक है आपका आपके कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, राइट। अब ये स्कूल में रिजल्ट आने वाला है। हम स्कूल्स में कैसे हम खुद जाते थे ना रिजल्ट लेने के लिए स्कूल में। तो देखिए, अगर स्कूल में जाने से पहले अगर आपको दोस्त मिलता है, आप अपना रिजल्ट लेकर आए हो, ठीक है, आप अपना रिजल्ट लेकर आए हो और जाते जाते रास्ते में आपको अपना फ्रेंड मिला है, तो वो फ्रेंड बड़ा ही टेंशन में है, ठीक है, उसे समझ में नहीं आ रहा है उसका रिजल्ट कैसा आया, वो डरा हुआ है। और वो अगर आपको पूछता है तो आप वहीं पे उसी के साथ शर्त लगा देते हो कि मुझे पूरा पता है कि तू फेल होने वाला है, ठीक है। आपने ऐसी शर्त लगाई है, ठीक है। वो कह रहा है नहीं बाबा, मेरे को थोड़े से चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता हूँ, कम मार्क्स ही सही पर पास हो सकता हूँ। और आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे पता है तू फेल है, अगर नहीं विश्वास तो चल शर्त लगा ले। तो यहाँ पे आपने क्या की, उसके साथ 100 रुपये की शर्त लगा दी। स्कूल में ना 100 रुपये ठीक है, तो शर्त लगा ली, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इंसान है जिसने जो अपना रिजल्ट लेके आया है, वो उसके हाथ में उस इवेंट का होना लिखा है। कैसे? तो वो जब अपना रिजल्ट लाने के लिए गया था ना, उसने साइड बाय साइड गलती से ना उस फ्रेंड का भी रिजल्ट देख लिया था, ठीक है। तो उससे पता है कि वो फेल हो चुका है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ पूरे श्योरिटी के साथ क्या कर रहा है, शर्त लगा रहा है। तो यहाँ पे इस इंसान का कंट्रोल है ना कहीं, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। दोनों उस बात से जब अनजान हो तब वो वेजरिंग एग्रीमेंट है। यहाँ पे एक इंसान को एक पार्टी को ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है, क्या है रिजल्ट में से पता है, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए ये केस लॉ है इन दया भाई वर्सेस लक्ष्मीचंद। देखिए यहाँ पे मैं दया भाभी बोलने वाली थी, देखिए पीछे जेठालाल यानी कि जेठामल आया था, यहाँ पे दया भाई। ओके चलिए, इन दया भाई वर्सेस लक्ष्मीचंद 1885, the court held that if one of the parties has the event in his own hands, then it cannot be treated as a wagering agreement. Definitely, अगर किसी भी एक भी पार्टी के हाथ में वो इवेंट उसके कंट्रोल में, उसे पता है उस चीज़ के बारे में, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, राइट। ओके, तो ये थे हमारे इसेंशियल फीचर्स। आपको वेजरिंग एग्रीमेंट की क्लियर आइडिया आ चुकी होगी कि बेसिकली क्या है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, काफ़ी सिंपल है समझने के लिए, राइट। नाउ देखिए एक्सेप्शंस। हॉर्स रेस वेर ए सब्सक्रिप्शन और कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर हम कोई सब्सक्रिप्शन करते हैं या कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट करते हैं, किसी चीज़ को सब्सक्राइब करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किसी प्राइस के लिए, किसी सम ऑफ मनी के लिए, ठीक है, जिसकी वैल्यू 500 रुपीज़ है या 500 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो वो क्या किया जा रहा है, अवॉर्ड किया जा रहा है किसको, विनर को, ठीक है, जो भी विनर है, जो भी हॉर्स रेस का विनर है उसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, 500 और अपवर्ड्स जो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी प्राइस के लिए कंपटीशन है, सम ऑफ मनी अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना 500 या 500 से ऊपर विनर के लिए, तो यहाँ पे वो क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। देखिए क्रॉस वर्ड कॉम्पिटिशन्स एंड लॉटरी, देखिए इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDCIR 1957, द कोर्ट सेड दैट अकॉर्डिंग टू द प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट 1955, प्राइज कॉम्पिटिशन जो है गेम ऑफ स्किल को लेकर है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लॉटरीज जो है, ठीक है, वो वेजर नहीं है। अगर वो प्रोवाइजो क्या है कि अगर द अमाउंट ऑफ प्राइज डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज़, ठीक है, प्रोवाइजो ये है कि द अमाउंट ऑफ प्राइस डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज़, तो वो वेजर नहीं है। लॉटरी को लेकर हो या फिर ऐसे प्राइस कॉम्पिटिशन्स हो तो उसमें हो, तो ऐसे जो है यहाँ पे वो वेजर नहीं माना जाएगा इफ़ द प्राइस डज नॉट एक्सीड 1000। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, देखिए इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो अश्योर्ड है, ठीक है, जो इंश्योरेंस जिसने इंश्योरेंस लिया है, जिसे इंश्योरेंस के द्वारा प्रोटेक्शन मिल रहा है, उसका सब्जेक्ट मैटर में क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो ये वेजर नहीं है। गेम ऑफ स्किल में देखिए क्या कहा गया है, इन मुरे वर्सेस एल्पिक द कोर्ट सेड दैट लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स जो हैं विच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, ये जो लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें कोई ऐसे बचकानी वाली हरकतें नहीं होती, इसमें ऐसे ही कोई चीज़ों पे शर्त नहीं लगाई जाती है। बेसिकली इसमें स्किल की ज़रूरत है, इसमें आर्ट की ज़रूरत है, जिसमें पूरा एफर्ट लगाकर जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर अपनी स्किल दिखाते हैं, जो भी कंपटीशन है उसके अंदर,
और उसमें उन कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइजर्स का रोल होता है कि उनमें से बेस्ट सिलेक्ट करें, जो मोस्ट स्किलफुल कॉम्पिटिटर है ना उसे सिलेक्ट करना। तो ये वेजर नहीं है, इसमें कोई वेजर वाला फंडा अप्लाई नहीं होता, तो ये एक एक्सेप्शन है इस चीज़ का। ओके तो ये था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेजरिंग एग्रीमेंट्स। काफ़ी सिंपल था, इंटरेस्टिंग था, समझने के लिए भी आसान था, समझाने के लिए भी इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए सिंप्लीफाई लॉ के साथ। थैंक यू सो मच।